नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। दोस्तों, ये फॉर्म ऑफ मार्केट बाजार के रूप के ही दो भाग है दोस्तों, जिसमें आज की वीडियो में हम दोनों बाजारों के बीच के अंतर को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि ये जानते हैं आप, ये जो आधार हैं इनके आधार पर इन सबके हम अंतर को आज समझेंगे। बट इन अंतर को समझने से पहले हम जानेंगे एक बार फिर कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की परिभाषा कहती क्या है। तो दोस्तों, पहले मैं पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा समझाऊंगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं तथा बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं। समरूप मतलब होमोजीनियस कमोडिटी होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है दोस्तों, जिनका रंग रूप आकार सब कुछ एक जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अब एकाधिकार की क्या परिभाषा है दोस्तों? यह बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक विक्रेता होता है, जैसा नाम से पता लग रहा है एक अधिकार, एकाधिकार। तो इसका अर्थ है जहां पे एक विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं और वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है। ये तो थी दोनों की परिभाषा। अब इनके आधार पर ये जो बेस दे रखे हैं, इनके आधार पर दोनों बाजारों में हम अंतर को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला समझते हैं, विक्रेताओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहां पे बेचने वाले विक्रेता कौन होता है? जो वस्तुओं को बेचता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखो पूर्ण प्रतियोगिता में पहला पॉइंट क्या है? कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में विक्रेता पाए जाते हैं और एक व्यक्तिगत विक्रेता का अन्य फर्मों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों बोला गया? एक व्यक्तिगत विक्रेता का अन्य फर्मों की गतिविधि पर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों, यहां पे एक उद्योग होता है और यहां पे बहुत सारी क्या होती है? फर्में होती हैं। फर्मों का अर्थ क्या बोला? बहुत सारे विक्रेता। तो ये बहुत सारे विक्रेता होते हैं दोस्तों, जैसा मैंने ये ड्राइंग बनाया आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये बहुत सारे क्या होते हैं? विक्रेता होते हैं। और याद रखना, छोटी छोटी फर्मों को जोड़ करके ही क्या बनता है? उद्योग बनता है। और यहां पे उद्योग जो होता है दोस्तों, जो इंडस्ट्री होती है दोस्तों, वही कीमत निर्धारक होती है, वही कीमत निर्धारक होती है। और सभी फर्में क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती हैं, जिसके कारण दोस्तों उद्योग जो भी कीमत निर्धारित करेगा वही या उसी कीमत पर सभी फर्मों को उस वस्तु को बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बाजार में वस्तु की समान कीमत पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों एक व्यक्तिगत विक्रेता अन्य फर्मों की गतिविधि पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। अगर उसकी दुकान पर जो वस्तु बिक्री तो उसकी दुकान पर भी वही वस्तु बिक्री होगी दोस्तों, और उसी कीमत पर बिक्री होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर कीमत कौन निर्धारित करता है? उद्योग डिसाइड करता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में बोल लो या सभी विक्रेता बोल लो, जो सभी विक्रेता होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं? कीमत को स्वीकार करने वाले होते हैं। इसलिए एक व्यक्तिगत विक्रेता अन्य फर्मों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है एकाधिकार में। यहां पे क्या होता है दोस्तों? विक्रेताओं की संख्या के बारे में बात करें ना, तो यहां पे विक्रेता कितने होते हैं दोस्तों? एक ही विक्रेता होता है। कितना होता है दोस्तों विक्रेता? एक ही होता है। और एकाधिकारी की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यहां पर दोस्तों बाजार में केवल एक ही विक्रेता होने के कारण क्या होता है? बाजार पर या मार्केट की सप्लाई पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण मतलब फुल्ली कंट्रोल होता है दोस्तों। समझ आया? क्योंकि बाजार में अगर एक शेर, जैसे बोलता हूं ना दोस्तों, जंगल में अगर एक शेर रहेगा ना, तो क्या रहेगा? पूरे जंगल में उसका ही कंट्रोल रहेगा। क्यों? तो उसी प्रकार दोस्तों बाजार में एक ही विक्रेता होने के कारण पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन बाजार में कौन से
पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार में। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है कि वस्तु की प्रकृति। अब इस बाजार में वस्तुएं कैसी पाई जाती हैं? वस्तु जो होती है दोस्तों समरूप होती है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दोस्तों, ये पूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें वस्तुएं कैसी होती है? समरूप होती हैं, अर्थात सभी प्रकार से वस्तुएं बिल्कुल एक समान होती हैं दोस्तों। एक समान मतलब एक जैसी होती है, उनका रंग, रूप, आकार, टेस्ट सब कुछ एक ही जैसा होता है, इसलिए इनको समरूप वस्तुएं कहा जाता है। समरूप वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं या होमोजीनियस कमोडिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एकाधिकार में दोस्तों वस्तु के कोई निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता या स्थानापन्न नहीं होते। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, क्योंकि बाजार में एक ही विक्रेता होता है और जो वो वस्तु बेच रहा है उसका अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो जो क्रेता होते हैं उसी वस्तु को लेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब ये टॉपिक समझा रहा था तो उसमें एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि पूरे बाजार में, है ना दोस्तों, पूरे भारत में केवल एक ही विक्रेता है, वह इंडियन रेलवे। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका कोई क्या होता है? सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्या इंडियन रेलवे के अलावा आपने ब्रिटिश रेलवे, अमेरिकन रेलवे, चाइना रेलवे, तो दोस्तों कभी आपने सुना है अपने भारत में? नहीं ना। इसलिए इस बाजार में वस्तु की प्रकृति कैसे होती है? सिर्फ एक जैसी होती है, तो वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब प्रवेश पर बात कर लेते हैं कि इनके एंट्री और एग्जिट पे क्या होता है। ठीक है ना, प्रवेश और बहिर्गमन, ये एंट्री एंड एग्जिट की बात कर रहा है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। यहां पे फर्में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें संभव सिर्फ दीर्घकाल में ही हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि अल्पकाल में आप लाभ और हानि का निर्णय नहीं ले सकते हो। मान लो दोस्तों, अगर कोई फर्म दीर्घकाल से सामान्य लाभ प्राप्त करती है, लाभ का मतलब होता है दोस्तों जब उसकी रेवेन्यू अधिक होती है कॉस्ट की तुलना में, लागत की तुलना में आय जब अधिक होती है तो एक फर्म क्या कमाती है दोस्तों? लाभ कमाती है। और हानि कब होती है दोस्तों? जब उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है रेवेन्यू की तुलना में, मतलब आय की तुलना में वो अधिक लागत लगा रहा है किसी वस्तु को बनाने में, तो वहां पे उसे क्या होगी दोस्तों? हानि होती है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को प्रवेश पर और उनके बहिर्गमन पर पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्यों होती है दोस्तों? अगर फर्म को लगता है उसे लाभ हो रहा है तो वो फर्म वो क्या रहेगी दोस्तों? बाजार में बनी रहेगी। अगर उसे हानि महसूस होती है तो वो छोड़ करके जा सकता है। परंतु एकाधिकार वाले में दोस्तों प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है। क्यों दोस्तों? कोई नई फर्म नहीं आ सकती है, क्योंकि उसे क्या होता है दोस्तों? पेटेंट अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए लिखा है प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है। अतः एक फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। दोस्तों याद रखना कि हमेशा जो लाभ होता है शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, लॉन्ग टर्म में हर व्यक्ति लाभ आसानी से कमा सकता है। दोस्तों जिस तरीके से आप इस समय अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों दीर्घकाल कुछ समय लगेगा ना, ये थोड़ी ना कि कल ही या परसों या एक साल के अंदर आप नौकरी पालेंगे। अगर पालेंगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन कुछ टाइम चाहिए, है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार फर्में जो होती हैं हमेशा दोस्तों दीर्घकाल में ही लाभ प्राप्त करती हैं। अब कीमत की बात करते हैं दोस्तों। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म हमेशा क्या होती है दोस्तों? कीमत स्वीकारक होती है, क्योंकि कीमत उद्योग द्वारा तय की जाती है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों ये ड्राइंग बना के कि
यहाँ पे जो उद्योग होता है ना दोस्तों, ये वाला उद्योग, ये जो ऊपर वाला है, यही कीमत निर्धारित करता है। और ये छोटी छोटी फर्में जो बाजार में होती है, ये कीमत को स्वीकार करती हैं। जो कीमत बोल देगा हाँ भाई ये पेंसिल 5 रुपए में बेचनी है, तो ये सभी फर्मों को वो चीजें स्वीकार करनी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एकाधिकारी। याद रखना दोस्तों, अगर इसके पीछे एकाधिकारी प्रतियोगिता लिखा रहता है तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। यहाँ एकाधिकारी लिखा है तो इट मींस ये सिर्फ एकाधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो एकाधिकारी कीमत निर्माता होता है। यही दोस्तों बाजार में एक ही शेयर है, एक ही विक्रेता है, तो वही कीमत निर्माता होगा। कीमत निर्माता का अर्थ क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। क्योंकि फर्म और उद्योग एक ही तो है ना दोस्तों, क्योंकि फर्म और उद्योग तो एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, ज्ञान का स्तर की बात करते हैं। अब इन दोनों बाजारों में ज्ञान की क्या बात होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कहता क्या है दोस्तों? कहता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। दोस्तों, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही क्रेताओं और विक्रेताओं को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है कि विक्रेता जो वस्तु को बेच रहा है उसको पता होना चाहिए कि बाजार में क्या कीमत चल रही है, और जो खरीदने वाला है क्रेता, उसको भी पता होना चाहिए कि बाजार में क्या कीमत चल रही है। और दोस्तों, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता ही है। अगर कोई भी क्रेता, ठीक है दोस्तों, उसको ये लगता है कि जिस विक्रेता के पास वह वस्तु खरीदने के लिए जा रहा है वो उस वस्तु की कीमत को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करे दोस्तों? उस विक्रेता की दुकान को छोड़ करके दूसरी दुकान पर चला जाएगा। इसका अर्थ यह है, यदि कोई भी विक्रेता किसी वस्तु की कीमत अधिक वसूल करने की कोशिश करता है क्रेताओं से, तो वह अपने ग्राहक खो बैठेगा, क्योंकि यहां पे क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, बट एकाधिकार में क्या होता है? क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण, है ना दोस्तों, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाजार में एक ही फर्म होने के नाते सभी विक्रेताओं को कीमत का ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों फर्में जो होती है एकाधिकार होने के नाते, बाजार में एक फर्म एक उद्योग होने के नाते वह कोई भी कीमत निर्धारित कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए बाजार में कीमत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आ जाते हैं मांग वक्र। मांग वक्र जैसा हेडिंग बोल रहा है कि मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। दोस्तों, पूर्णतया लोचदार का अर्थ होता है कि जो हमारा मांग वक्र है या AR वक्र है, वो दोस्तों कैसा बनेगा? एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि जो भी कीमत है उस पर एक फर्म कितनी भी मात्राएं बेच सकता है, इसलिए जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तथा एकाधिकार में पूर्णतया नीचे की ओर गिरता है। दोस्तों यहाँ पे जो मांग वक्र है ना, वो हमेशा नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है दोस्तों? जो AR वक्र होता है ना दोस्तों, वो नीचे की ओर क्यों गिरता है? क्योंकि फर्में कीमत को कम करके अधिक मात्राएं बेच सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपने दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बारे में जो दोनों अंतर है उसको विस्तार पूर्वक समझा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत ज्यादा अंक लेकर के प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूं दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और वस्तुएं समरूप होती हैं, बट एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है और बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार के बारे में अंतर को समझा होगा। नमस्कार दोस्तों।